जयंतीगढ़ का राजा राजेंद्र प्रताप रानी के मृत्यु के बाद बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन महाराज, मैं देख पा रहा हूँ कि आप कई दिनों से चिंतित नजर आ रहे हैं। मंत्री जी, आप तो जानते ही हैं रानी के जाने के बाद मैं कितना अकेला हो गया हूँ। महाराज, अगर आप ऐसे दुखी रहेंगे तो प्रजा का दुख कौन सुनेगा। महाराज, रानी तो अब इस दुनिया को छोड़कर चली गई। राजकुमारी नंदिनी के रूप में उन्होंने जाते जाते अपनी आखिरी निशानी छोड़ दिए हैं। हाँ मंत्री जी, अब तो राजकुमारी ही मेरे जीने का सहारा है। वैसे राज्य में सब कुशल मंगल तो है ना मंत्री जी? महाराज, आप कई दिनों से इस राजमहल से बाहर नहीं गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं चल के अपने राज्य के लोगों से मिले, उनके साथ कुछ समय बिताइए। ये आपके सेहत के लिए ठीक रहेगा। हाँ मंत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। इस तरह राजा और मंत्री राज्य भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं। अरे सुखिया, कैसे हो? अभी तक घर नहीं गए? सब ठीक है पंडित जी, भगवान के आशीर्वाद से जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहा हूँ। अच्छा सुखिया, मुझे पूजा करने के लिए दूसरे गांव जाना है। पूजा के लिए दूध मिल सकता है क्या? गौशाला में मेरा छोटा बेटा नंदू रहता है, उसी से मांग लीजिएगा। सुखिया, मैं जब भी देखता हूँ अकेले ही काम करते रहते हो। क्या तुम्हारा परिवार नहीं है? अब आगे क्या बताऊं पंडित जी, मैं आपको एक नहीं बल्कि पूरे 4 बेटे हैं, पर कोई खेती किसानी करने को तैयार ही नहीं। सबके सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। एक नंदू ही है जो मेरे गायों का ख्याल रखता है, बाकी तीनों तो बेकार में ही घूमते रहते हैं। कुछ दिन और इंतजार कर लो सुखिया, वक्त सब कुछ सिखा देगा। समय आएगा तुम्हारे बेटे भी हालात को समझेंगे। इतना कहकर पंडित जी सुखिया किसान की गौशाला पर चले जाते हैं। अरे बेटा नंदू, एक तू ही तो है जो अपने पिता के कामों पर हाथ बटा रहा है, बाकी तीनों तो मजे में हैं। पंडित जी, हमसे जो हो पा रहा है वही करने की कोशिश कर रहे हैं। मन में बस एक ही इच्छा है, मैं राजमहल देखना चाहता हूँ, पर शायद किस्मत में नहीं। बेटा, अगर तुम्हारा कर्म अच्छा है, सोच पक्का है, तो राजमहल क्या तुम राजा भी बन सकते हो। खैर छोड़ो, मुझे जल्दी से दूध दे दो, मुझे पूजा के लिए जाना है। पंडित जी नंदू से दूध लेकर आगे निकल जाते हैं। इधर दिन भर खेती किसानी करने के बाद दोपहर को सुखिया अपना घर आता है। अरे पिताजी, आप थक गए हैं, आप आराम कीजिए। मैंने कितनी बार मना किया है आपको, पर आप हो कि सुनते नहीं। बेटा नंदू, कर्म ही तो सबसे बड़ा धर्म है। अगर कर्म नहीं करेंगे तो जीवन कैसे चलेगा? जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। अरे रमन, आनंद, महेश, कहाँ हो? आओ मेरे पास। अरे क्या हुआ पिताजी, आप इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे जरा शर्म करो, इस उम्र में घूमते फिरते रहते हो और मैं बूढ़ा खेती किसानी पर काम करते रहता हूँ। तुम्हारे भविष्य के बारे में इतना चिंता करता हूँ, क्या तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता? पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? जब समय आएगा हम अपना अपना देख लेंगे। अब कौन समझाए तुम लोगों को। अच्छा सुनो, एक बात बतानी थी तुम चारों को। कल सुबह मेरे साथ खेत पर जाना। मैं वहीं तुम लोगों को एक ऐसा खजाना दिखाने वाला हूँ जिसे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर ऐसा बात है तो पिताजी हम जरूर जाएंगे। अगले दिन सुखिया और उसके चारों बेटे खेत के लिए निकल जाते हैं। पिताजी, आपने कोई खजाने के बारे में बताया था, कहाँ है वो खजाना, दिखाओ। सुखिया अपने चारों बेटों को 1-1 रुपया करके 4 रुपये देता है। अरे ये क्या है, सिर्फ 4 रुपये? पिताजी, आपने तो खजाना बताया था ना, कहाँ है खजाना? यही है बेटा खजाना। आप ये कैसा मजाक कर रहे हैं पिताजी? सुनो, इस 4 रुपये में ही खजाने का राज है।
और खजाने का चाबी भी इसी में ही छुपा हुआ है। वो देखो, हमारे खेत के मेड़ में 4 पेड़ दिख रहे हैं। उन्हीं पेड़ के नीचे 4 घड़े हैं। उन घड़ों में खजाना रखा गया है जो अब तुम्हारा होगा, समझे? पर पिताजी, कौन सा पेड़ किसका होगा, ये कैसे पता करेंगे? जिसका सिक्का बड़ा है वह बड़ा पेड़ उसका होगा, और जिसका सिक्का उससे छोटा है वह पेड़ उसका, और उससे भी छोटा सिक्का जिसके पास होगा वह पेड़ उसका होगा। उससे भी और छोटा सिक्का जिसका होगा सबसे छोटा पेड़ उसका होगा। आई बात समझ में? इस तरह किसान ने अपने चारों बेटों को 4 पेड़ को बांट देता है। चारों ने अपना अपना पेड़ देख लिया था। इस तरह कुछ दिन बीत गया। सुखिया किसान अब ज्यादातर बीमार रहने लगा और एक दिन सुखिया की मौत हो जाता है। सुखिया के अंतिम संस्कार के बाद चारों भाई आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाइयों, जरा सुनो, पिताजी ने हम चारों को 4 पेड़ दिए हैं। सबको तो अपना अपना पेड़ याद ही होगा। हाँ भैया, हम सबको अपना अपना पेड़ अच्छे से याद है। मुझे लगता है अभी हमें पेड़ के पास जाना चाहिए और खुदाई शुरू कर देना चाहिए। अरे नहीं, कुछ तो शर्म करो आप लोग। जीवन में तो कुछ नहीं कर सके, अब क्या उस खजाने के भरोसे रहोगे? देख नंदू, ज्यादा ज्ञान मत दे, समझा ना? तेरे को अगर नहीं चाहिए तो हम ले जाते हैं। अगले दिन चारों भाइयों ने खेत में जाकर अपने अपने पेड़ों के नीचे खुदाई शुरू कर दिया। चारों पेड़ के नीचे खुदाई के बाद चारों भाइयों को एक एक घड़ा मिल जाता है। चारों भाइयों ने जैसे ही अपना अपना सिक्का उस घड़े के ऊपर रखा, घड़ा का ढक्कन खुल गया। अरे भाई, जरा देखो तो मुझे क्या मिला है। मेरे घड़े में तो हीरा है, हीरा। अरे मैं तो करोड़पति बन गया, हा 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 हा। अरे ये क्या है? मेरे घड़े में तो सिर्फ और सिर्फ हड्डियां ही भरी हुई है। यह कैसा अन्याय हुआ है मेरे साथ? हाँ भैया, मेरा घड़ा भी किसी से कम नहीं। मेरे घड़े में तो सोने चांदी भरे हुए हैं। अरे ये क्या? मेरे घड़े में तो सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी भरा हुआ है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? घड़ों को लेकर चारों भाइयों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। चारों भाइयों का झगड़ा बढ़ता ही चला गया। अरे वहाँ क्या हो रहा है? ये चारों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अरे ओ लड़के, तुम इस तरह आपस में क्यों लड़ रहे हो? मंत्री जी, जरा पास जाकर देखें तो आखिर मामला क्या है। अरे लड़कों, तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो? क्या परेशानी है? किस बात का झगड़ा हो रहा है? राजा नरेंद्र प्रताप की बातें सुनकर चारों भाई रुक जाते हैं। फिर चारों ने मिलकर राजा को खजाने और घड़ों के बारे में सब बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है, तुम चारों इन घड़ों को लेकर लड़ रहे हो। महाराज, अब आप ही बताइए, इनमें से कौन सा घड़ा किसका होगा? सुनो, जिसके भाग्य में जो मिला है उसमें उसी का ही हक होगा। कर्म के अनुसार ही फल है। बिना कर्म के फल मिल भी जाए तो वह टिकता नहीं। फिर भी अगर तुम्हारे पिता ने कोई फैसला लिया है तो वह सोच समझ कर ही लिए होंगे। तुम चारों भाई अपना अपना नाम बताओ और अपना अपना घड़ा सामने रखो और अपने अपने घड़ों के पीछे जाकर खड़े हो जाओ। राजा की बातें सुनकर चारों भाइयों ने ऐसा ही किया। रमन, तुम्हारे हिस्से में हीरा मिला है, वह तुम्हारा किस्मत है। इसमें केवल तुम्हारा ही अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता। सुनो महेश, तुम्हारा किस्मत में सोना चांदी है, इसमें भी तुम्हारा ही अधिकार है, इसको भी कोई नहीं ले सकता, यह तुम्हारा हुआ। और सुनो आनंद, तुम्हारे हिस्से में केवल हड्डियां हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि घर में जितने भी गाय बैल या जानवर होंगे वह तुम्हारा होगा। और सुनो नंदू, तुमको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हिस्से में मिट्टियां आई है, इसका मतलब यह है कि जितना भी जमीन होगा उसमें केवल तुम्हारा ही अधिकार होगा, यानी कि सभी जमीन के मालिक तुम होगे। राजा की बातें सुनकर चारों को अब जाके सुकून मिला। सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया था। अरे वाह, मेरा किस्मत तो देखो, हीरा मिला है, हीरा।
इसका मतलब मुझे अब जीवन में कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं तो बैठे बैठे अमीर बन गया। वाह, कितनी अच्छी जिंदगी दी है ऊपर वाले ने। अब तो पूरी जिंदगी मौज होगी, मौज। अरे देखो तो भाई, मेरे किस्मत में तो सोने और चांदी मिले हैं। इसका मतलब मैं सबसे बड़ा धनवान बनने वाला हूँ। अब मेरी जिंदगी भी ऐसे आराम से गुजरने वाली है। वाह वाह। अरे वाह भाई वाह, इतने सारे गायों का मैं ही हूँ अकेला मालिक। इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास गाय है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। इस गांव में, इस राज्य में सबसे ज्यादा गाय मेरे पास है। इन गायों के दूध से आज मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाले। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे हिस्से में तो सिर्फ बंजर जमीन ही आया है। कई महीने हो गए, बारिश नहीं हो रहा है, न सिंचाई के लिए कोई साधन है। भला फसल कैसे होगा? मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। चारों में से 3 भाइयों का शादी हो गया और तीनों भाई अपने अपने जीवन में बहुत खुश थे। लेकिन एक भाई जो बहुत ही दुखी था, नंदू के पास जमीन तो है लेकिन बारिश न होने की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हे भगवान, अरे आज भी कुछ खाने को नहीं है घर में। चलो भैया के घर जाता हूँ, कुछ मांग लेता हूँ। भैया भैया, दरवाजा खोलिए, मैं नंदू, दरवाजा खोलिए भैया। अरे नंदू, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहा है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? अरे भैया, कुछ खाने को होगा तो दीजिए, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अरे नंदू, अभी तो घर में खाने को कुछ नहीं बचा है। अब तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा, समझा? राजकुमारी नंदिनी, अब तुम 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो। अगर तुम कहो तो तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव राजकुमारों को भेज दूं। नहीं पिताश्री, मुझे किसी राजकुमार से विवाह नहीं करना है। राजकुमारों से विवाह नहीं करोगी तो फिर किससे विवाह करोगी बेटी? पिताश्री, मुझे तो सोने के हिरण से विवाह करना है। मैंने बचपन में माँ से सोने के हिरण के बहुत से कहानियाँ सुने हैं। सोने के हिरण? बेटी, वह कहानियाँ हैं, वह असल जिंदगी में ये सब नहीं होते हैं। नहीं पिताश्री नहीं, अगर मुझे विवाह करना है तो मैं केवल सोने के हिरण से ही करूँगी, अन्यथा किसी से नहीं। राजकुमारी के हट के आगे किसी की नहीं चलती। आखिरकार राजा हार मानकर वहीं से चले गए और बगीचे में आकर चिंता करने लगे। महाराज, आपको उदास देखकर बड़ी तकलीफ होती है। अब क्या करूं मंत्री जी, राजकुमारी ने तो हट ही कर दिया है कि वह सोने के हिरण से ही विवाह करेगी। अब बताओ इसका क्या जवाब दूं? महाराज, अगर ऐसा है तो इसका उपाय किया जा सकता है। क्यों ना हम राजगुरु को दरबार में बुलाते हैं, शायद उन्हीं से ही कुछ उपाय के रास्ते मिल जाएं। अगले दिन राजमहल में राजगुरु जी का आगमन होता है। राजगुरु के आगे राजा ने राजकुमारी की सारी बातें बताया। महाराज, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर राजकुमारी किसी सोने की हिरण से शादी करना चाहती हैं तो यह भी संभव है महाराज। पर यह कैसे संभव हो सकता है बाबा? मैंने तो अपने जीवन में कभी भी सोने के हिरण नहीं देखा है। आप चिंता ना करें महाराज, सोने के हिरण भी मिल जाएंगे और राजकुमारी के विवाह भी होगी। बस आप समय का इंतजार कीजिए महाराज। मेरे मन में बहुत संशय है गुरुदेव, कृपया आप मुझे स्पष्ट रूप से समझाइए। राजा के बातों को सुनकर बाबा राजा के कानों में कुछ बताने लगते हैं। गुप्त बातों को सुनकर राजा भी हामी भरते हैं। राजमहल से निकलकर बाबा सीधे जंगल की ओर चले जाते हैं। इस साल जोरदार बारिश हुआ। नदी नाले खेत खलियान भर गए। नंदू के किस्मत ही खुल गया। वहीं तीनों भाइयों के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई। अरे सुनिए तो,
हे भगवान, ये क्या हो गया? घड़ा में से सारे हीरे कहाँ गए? लगता है चोरी हो गया। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? जो कुछ भी था वह तो अब खत्म हो गया। अरे मेरे जैसा बेवकूफ़ दुनिया में और कहीं नहीं। इतना अच्छा मुझे हीरा मिला था, सारा जीवन में बैठकर खाने में ही बिता दिया। अब जो कुछ भी बचा हुआ था वह भी चोरी हो गया। अगर कुछ व्यापार करता तो शायद आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं दूसरी ओर महेश का घर भी इन हालातों से गुजर रहा है। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? सोने चांदी सब खत्म हो गए। अब आगे का जीविका कैसे चलेगा? ये मैंने क्या कर दिया? मेरे पास इतने सारे सोने चांदी थे। अगर उन पैसों को मैं सही जगह खर्च करता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अभी क्या करे जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। अब हमारा घर कैसे चलेगा? हम तो अमीर से गरीब हो गए। वहीं आनंद का घर का हालात भी दो भाइयों की तरह हो गया था। अरे मैया, यह क्या हो गया? इतना बुरा दिन आ जाएगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा खासा दूध बेचकर बड़ा व्यापारी बन गया था। अब तो सब गाय मर गए। अब दूध कहाँ से मिलेगा? कैसे मेरा दूध का व्यापार चलेगा? मैं तो बर्बाद हो गया, बर्बाद। हाँ जी, हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया। दूध के पैसे से जो हमें पैसे मिलते थे उन पैसों को हमने यहाँ वहाँ खर्च कर दिया। अब घर में 1 रुपये भी नहीं है। जहाँ तीनों भाई बहुत दुखी थे वहीं नंदू की खुशी के दिन आ गए थे। तीनों भाइयों को सोने चांदी हीरा मिले थे, लेकिन नंदू के किस्मत में जमीन मिली थी जो कभी खत्म नहीं होता। इंसान खत्म हो सकता है, रुपये पैसे खत्म हो सकते हैं, लेकिन जमीन कभी खत्म नहीं हो सकता। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रिया। मैं आपसे बहुत नाराज था पर आज मैं बहुत खुश हूँ। पिताजी ने जो मुझे दिया है वह अब मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी काम आएगा। रुपये पैसे सोना चांदी तो बस कुछ ही दिनों की है, लेकिन यह जमीन मेरे पूरे आने वाले पीढ़ी तक मेरे साथ रहेगी और पूरे परिवार का पेट भरेगी। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले। अब तीनों भाइयों के पास न पैसा है न सोना चांदी। अब आगे की जिंदगी जीने के लिए उनको बाहर जाना पड़ेगा। यही सोचकर तीनों भाइयों ने विदेश जाकर काम करने की सोचा और एक दिन तीनों भाई घर से निकल गए। जीवन भर मजा उड़ाया, कर्मों का पाया सजा। जंगल जंगल भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो जमाई राजा? अरे ये किसने कहा? अरे कौन हो? हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? हिम्मत है तो बाहर आओ। अरे ना समझ, दिखाई नहीं देता क्या तुझे? तेरे सर के ऊपर तो बैठी हूँ मैं। अरे अब ये क्या नया मुसीबत है? सुनो, अगर इस जंगल में अगर कोई आता है तो मेरे सवालों का जवाब उसे देना होता है। अगर गलत जवाब दिए तो सीधा इन पेड़ों पर बदल जाओगे। अगर सही जवाब दोगे तो कई सोने चांदी मिलेंगे जिससे तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए इस राज्य का राजा भी बन जाओगे। सुनो, मेरा पहला सवाल यह है, अगर किसी राज्य का राजा पर आक्रमण हो जाए तो प्रजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए? प्रजा क्या ही कर सकता है? घर का दरवाजा बंद करके खुद को बचाना चाहिए। गलत जवाब है। अब बन जा तू पेड़। अब तुम बताओ इस सवाल का जवाब। राज्य में अकाल पड़ जाए तो राजा को क्या करना चाहिए? अगर अकाल पड़ जाए तो राजा को सभी धन बांट देना चाहिए। क्या पता अगर राजा मर जाए तो सारा धन बेकार हो जाएगा। अरे ये भी गलत जवाब है। अब तू भी बन जा पेड़। अब तुम बताओ इस सवाल का जवाब। राज्य में अकाल पड़ जाए तो राजा को क्या करना चाहिए? उल्लू महोदय, आपका सवाल बहुत ही सरल है। राजा अगर मर जाए तो कोई भी प्रजा राजा बन जाएगा और राज्य का क्या है, जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा। ये भी गलत जवाब है। किसी का जवाब भी मुझे संतोषजनक नहीं लगा। अपने भाइयों की तरह तू भी बन जा इस जंगल का पेड़। उन दिनों नंदू अपने कामों में व्यस्त था।
सब कुछ अच्छा चल रहा था। इस तरह कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन तीनों भाइयों के घर से रोने की आवाज़ आने लगा। अरे ये तो रोने की आवाज़ आ रहा है। भैया के घर से आवाज़ आ रहा है। चलो चल के देखता हूँ। अरे ये क्या, यहाँ तो सब रो रहे हैं। भाभी जी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? और भैया कहाँ गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे क्या बताऊं, आपका काम धंधा तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन हमारी किस्मत ही फूटी निकली। जो भी घर में था सब चोरी हो गया। ये क्या बोल रहे हो भाभी जी आप? अब घर के लिए कुछ तो करना ही होगा। यही सोचकर तीनों भाइयों काम की तलाश में बाहर निकल गए, लेकिन अभी तक नहीं आए। हमें तो डर लगने लगा है, शाम हो रहा है। आप रोइए मत भाभी जी, चिंता करने की बात नहीं। तीनों साथ में ही होंगे। फिर भी मैं अभी उनको तलाश करने के लिए जाता हूँ। तब तक आप लोग सब्र रखें। नंदू अपने तीनों भाइयों की तलाश में निकल गया और जाते जाते वहीं जंगल में नंदू भी पहुँच जाता है। जीवन भर मजा उड़ाया, कर्मों का पाया सजा। जंगल जंगल भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो जमाई राजा? अरे भाई, जंगल है घना, क्या यहाँ आना है मना? गलती हो गया माफ कर दे। कहाँ छुप कर गाता है गाना? ऊपर देखो विवेक, मैं यहाँ हूँ। उल्लू महोदय, मैं यहाँ आपके जंगल में अपने भाइयों को खोजने आया हूँ। कुछ दिन पहले इसी रास्ते से जा रहे थे और अभी तक घर नहीं आ पाए हैं। अच्छा, तो वो तीनों तुम्हारे भाई थे? फिर तो वो तीनों और रहे, पेड़ बनकर इस जंगल का शोभा बढ़ा रहे हैं। क्या मेरे तीनों भाई पेड़ बन गए हैं? पर क्यों और कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तीनों को 3 सवाल पूछा, तीनों ने इसका गलत जवाब दिया, जिससे अब वह इस जंगल का पेड़ बनकर रह गए हैं। उल्लू महोदय, मेरे तीनों भाई अब इंसान के रूप में कैसे आएंगे? मेरे सवालों का जवाब दो, अभी तुम्हारे भाई वापस इंसान बन जाएंगे। ठीक है उल्लू महोदय, कृपया आप अपना सवाल पूछिए। मेरा पहला सवाल यह है, अगर किसी राज्य का राजा पर आक्रमण हो जाए तो प्रजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए? अगर किसी राज्य के राजा पर आक्रमण हो जाए तो प्रजा का कर्तव्य बनता है कि अपने राजा व राज्य के सैनिकों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। प्रजा को भले ही अस्त्र चलाना नहीं आता हो, लेकिन जब एक साथ सैकड़ों हजारों लोगों का साथ मिल जाए तो किसी भी युद्ध पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि एकता में वह ताकत है जिससे कोई हरा नहीं सकता। वाह, बहुत अच्छा जवाब आया है युवक तुम्हारा। अब अगला सवाल सुनो, राज्य में अकाल पड़ जाए तो राजा को क्या करना चाहिए? अगर किसी राज्य में अकाल पड़ जाए तो राजा का कर्तव्य होता है कि अपने प्रजा को यथासंभव मदद करे, जैसे कि भोजन, पानी, कपड़े की व्यवस्था करना चाहिए। अकाल के कारण राजकोष भी खाली हो सकता है, लेकिन प्रजा के दुख को अपना समझकर सबके लिए राहत शिविरों का व्यवस्था करना चाहिए। बुरा समय सबका आता है और कुछ दिनों बाद कट भी जाता है, चाहे वह राजा हो या प्रजा। इसीलिए बुरे समय में सबको साथ देना चाहिए और मदद करना चाहिए। यही एक सच्चे राजा का पहचान है। बिल्कुल सही कहा है विवेक तुमने। तुम्हारे जवाबों से मैं संतुष्ट हूँ। अब अगला और अंतिम सवाल भी सुन लो। अगर राजा मर जाए तो प्रजा को क्या करना चाहिए? अगर कोई राजा मर जाता है तो अगले राजा चुनने या बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। इस समय प्रजा को शांतिपूर्ण फैसले का इंतजार करना चाहिए। अगर राजा चुनने का अधिकार प्रजा को मिलता है तो उस स्थिति में प्रजा को एक ऐसा राजा चुनना चाहिए जो अधिकारों की रक्षा कर सके, विपरीत परिस्थितियों पर प्रजा को साथ दे सके, अन्याय, असत्य, लोभ से दूर रहकर लोगों को न्याय और सच्चाई, शांति और रोजगार का वातावरण दे सके। ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए जिससे राज्य में खुशहाली बना रहे। युवक, बहुत अच्छा जवाब आया है तुम्हारा। तुम्हारी इन बातों को सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। जादुई उल्लू ने अपने जादुई शक्ति से नंदू को एक सोने का हिरन बना देता है। अरे ये आपने मेरे साथ क्या किया? आपने तो मुझे हिरन बना दिया। और मेरे भाइयों का क्या हुआ? आपने कहा था कि सवालों का जवाब दिए तो उन्हें वापस इंसान बना दोगे। चिंता ना करो युवक, मेरे गुरु ने मुझे जैसा कहा है मैं ऐसा ही कर रही हूँ। तुम अभी यहाँ से कुछ मील दूर
उन पहाड़ियों पर जाओ, वहाँ मेरे गुरु आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारे इन भाइयों को अभी आज़ाद कर देती हूँ। नंदू अब सोने का हिरन बनकर गुरु से मिलने चला जाता है। जादुई उल्लू ने तीनों भाइयों को आज़ाद कर दिया और खुद अंतर ध्यान हो गया। तीनों भाई अब घर आने लगते हैं। वहीं नंदू चलते चलते गुरु के पास पहुंच जाता है। गुरुदेव, सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरुदेव, ये मुझे हिरण क्यों बनाया गया है, मैं कुछ समझा नहीं। सुनो बेटा, तुम्हें हिरण बनाने के पीछे का क्या कारण है ये तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले तुम मेरे साथ राजमहल चलो। इस तरह सोने के हिरन को अपने साथ लेकर गुरुदेव राजमहल पहुंच जाते हैं। महाराज, मैंने राजकुमारी के विवाह के लिए एक सोने की हिरन की तलाश कर लिया है। अब आप निश्चिंत हो जाइए महाराज। अब आप राजकुमारी को यहाँ बुलाइए। राजा राजकुमारी को आवाज देकर बुलाते हैं। पिता की आवाज सुनकर राजकुमारी पास आ जाती है। राजकुमारी, देखिए, आपके लिए सोने के हिरण आ गया है। अब आपकी विवाह इसी के साथ होने वाली है। मुझे मंजूर है गुरुदेव, मैं इसी के साथ ही विवाह करूंगी। जैसे ही राजकुमारी सोने के हिरन को छूता है, वह इंसान के रूप में बदल जाता है। गुरुदेव, ये क्या है? ये तो कोई इंसान है, सोने के हिरन नहीं है। राजकुमारी, हम इंसान हैं और हम इंसानों से ही विवाह कर सकते हैं। यही नियम सदियों से चली आ रही है और ये युवक बहुत अच्छा नेक इंसान है। तुमको खुश रखेगा राजकुमारी। राजगुरु ने राजकुमारी को समझाया। राजकुमारी भी गुरुदेव के बातों को मान लिया। अगले दिन राजकुमारी और नंदू का विवाह कर दिया जाता है। सुनिए मंत्री जी, अब तो राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया है। मेरा तबीयत भी दिनों दिन बिगड़ते जा रहा है। अब मैं अपने राजपाट दामाद जी को सौंपना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, अब आपको आराम की ज़रूरत है। वर्षों से आप रानी के वियोग में जी रहे हैं। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। गुरुदेव, आपका क्या विचार है इसमें? हाँ महाराज, मैंने उसका परीक्षा पहले ही ले लिया है। वह राजा बनने का योग्य है। आप राज्याभिषेक की तैयारी कर सकते हैं महाराज। अगले दिन नंदू को जयंतीगढ़ का राजा बना दिया जाता है। नंदू के राजा बनने के कुछ दिन बाद राजा राजेंद्र प्रताप का मौत हो जाता है। नंदू के राजा बनने के बाद राज्य में सभी लोग खुशहाल जिंदगी जीने लगे। अरे भाइयों, उस मायावी जंगल से जैसे तैसे जान बचा कर तो आ गए, पर अब आगे क्या करेंगे कुछ पता है तुम लोगों को? हाँ भाई, आप सही कह रहे हो। अब हम किसके पास जाएं? किसको मदद मांगे? सुनो भाइयों, मैंने सुना है अभी हमारे राज्य में नए राजा बनाया गया है। वह बहुत ही अच्छा राजा है, सबका मदद करते हैं। चलो हम उनके पास जाकर मदद मांगते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें राजा के पास जाना चाहिए। एक बात और सुना है मैंने, नंदू हमारी तलाश में जंगल की ओर गया था। अब हमारा हिम्मत दोबारा उस मायावी जंगल में जाने का नहीं है, लेकिन हाँ, राजा जी से इसके लिए भी मदद का गुहार जरूर लगाएंगे। तीनों भाइयों ने अगले दिन राजमहल की ओर निकल गए। कुछ समय बाद राजमहल पहुंच जाते हैं। अपने भाइयों को इस हालात में देखकर नंदू सिंहासन छोड़कर नीचे आ जाता है। भैया, आप लोग को देखकर मुझे बहुत खुशी हुआ। भाई नंदू, तुम राजा बन गए, पर ये सब कैसे हुआ? आप लोगों को सब बताता हूँ। पहले आप मेहमान कक्ष पर आइए, वहीं बैठकर सारी बातें करते हैं। राजा नंदू ने अपने भाइयों को मेहमान कक्ष में ले गया और नंदू ने अपनी सारी कहानी अपने भाइयों को सुना देता है। भाई, हमसे जो गलती हुआ है उससे हम बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं।
हमें माफ़ कर देना। हाँ नंदू, आज के बाद हम भी मेहनत करेंगे, काम करेंगे और अपने परिवार को खुश रखेंगे। हम ये वादा करते हैं दोबारा हम आलसीपन नहीं करेंगे। नंदू अपने हिस्से के सभी जमीन को अपने भाइयों को बांट देता है। अब उसके सभी भाई भी खुशी से जीवन जीने लगते हैं। इसके साथ नंदू ने अपने राज्य के सभी मजदूर किसानों के लिए योजना बनाया और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगा।